जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का पार्ट 2। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें पार्ट 1 के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की गई है। अब हम आज पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक यानी 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। पार्ट वन में हमारा दिया गया है 1 से लेकर 4 तक। तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में पहला अनुच्छेद बताया गया है कि भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। दूसरे अनुच्छेद में बताया गया किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। फिर तीसरे अनुच्छेद में बताया गया किसी भी राज्य को तोड़ मड़ोड़ के उसका नाम परिवर्तन संसद कर सकती है। चौथे अनुच्छेद में बताया गया है कि उसमें से जो अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो परिवर्तन किया जा रहा है, राष्ट्रपति उस पर कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। ये रहा हमारा पार्ट 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। हम देखते हैं आज पार्ट 2 का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। पहली बात हम देखते हैं नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सन, एक होता है सिटीजन, एक होता है माइनॉरिटी। तो पर्सन तो कोई भी, एक विदेशी हो या देशी हो, कोई विदेशी लोग एक पर्सन होता है, हर एक इंसान एक पर्सन है। फिर सिटीजनशिप कोई एक आम व्यक्ति नॉर्मली जो देश में है, जो अपने देश में हो, और आम व्यक्ति कोई भी हो, वो एक सिटीजनशिप है। फिर आते हैं सिटीजन, फिर आता है माइनॉरिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक आधार पे, एक भाषा आधार पे। माना कि कहीं पे धर्म ज़्यादा है, किसी धर्म के लोग ज़्यादा हैं, जैसे जहाँ किसी एरिया में होते हैं मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, किसी में हिंदू ज़्यादा, कहीं पे सिख ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं तो हिंदू भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो क्या होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इस प्रकार होता है कि कहीं पे धर्म ज़्यादा है तो धार्मिक आधार पे, कहीं पे भाषा होती है, जहीं पे बंगाली बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बंगाली के आधार पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो जाती है। तो इस पे 2-3 प्रकार के होते हैं हमारे नागरिक। फिर उसके बाद अब सीधे स्टार्ट करते हैं अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 को। तो अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय नागरिकता की बात किया गया है। तो उसमें एक कहा गया कि जन्म भारत में हो। इसमें बताया गया था कि जिसका जन्म भारत में हो वो नागरिक हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 5 कहा था जिसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो नागरिक हो जाएगा, वो कहीं का भी हो। फिर उसी में कहा गया उसके माता पिता के आधार पर जन्म को, अगर उनके माता पिता के जन्म भी अपने भारत में हुआ तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो जैसे देखें कि अब माता पिता के आधार पे, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो विदेश जाके लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पे जाके वो अपना आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ तो उनको नागरिकता तो देनी पड़ेगी। तो इसी अनुच्छेद 5 के तहत उनको भी नागरिकता दे दी जाती है। उसके बाद आता है तीसरा शर्त कि अगर कोई विदेशी भारत आया है तो 5 साल अगर भारत में रहा तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ये है अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया कि 1950 से पहले जितने लोग भारत में थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और उनके जन्म के आधार पे, उनके माता पिता के आधार पर तथा अगर 5 साल हमारे देश में व्यतीत कर लिए हैं तभी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये है अनुच्छेद 5 भाग 2 का। फिर अनुच्छेद 6 देखा जाए, अनुच्छेद 6 का इस समय कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आए भारत लोग, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ पाकिस्तानी लोग जो थे, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, वो भारत आने चाहते थे, तो उनको भारत तभी तो आएंगे जब उनको नागरिकता मिलेगी। तो उसमें नियम बनाया गया कि पाकिस्तान से आए भारत लोगों की नागरिकता भारत को मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा संख्या में भारत आ रहे थे, तो उसमें एक नियम बना दिया, परमिट रूल बनाया गया नियम कि 19 जुलाई 1948 को रूल बनाया गया कि आप जब आ रहे हैं भारत, आओ, आपका स्वागत है, लेकिन आपको परमिट रूल एक फॉर्म होगा, उसको फिल करने के बाद आपको 6 महीने बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। ये आप फॉर्म फिल कर लो, आपकी 6 महीने पे आपको निगरानी रखी जाएगी कि आप कोई एक्टिविटी या फिर कुछ गलत काम या देशद्रोही काम तो नहीं कर रहे हैं, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। अगर आप उस 6 महीने के दौरान कुछ ऐसे अनहोनी काम कर दिए जो देश के हित में नहीं, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो परमिट रूल 1948 में लागू कर दिया गया था। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो जब अलग हुआ भारत, तो उसमें भारत से पाकिस्तान भी कुछ लोग गए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में रहने के बाद उनको लगा कि हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं, तब वो भारत आना चाहते थे। फिर वो भारत जब आना चाहते तो उनको भी नागरिकता देनी पड़ी। तो अनुच्छेद 7 के तहत उन्होंने भारत से आने के बाद, मतलब कि भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत जो आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है ऐसा।
तो ये अनुच्छेद 6 और 7 उसमें प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को देख के बनाया गया था। अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7 के पाकिस्तान भारत का विभाजन उसी टाइम हुआ था। कब हुआ था? 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से। ये तो रहे अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि विदेशी भ्रमण करने पर नौकरी करने पर नागरिकता नहीं रद्द होगी। देखो इसमें ये बताया गया कि अगर बाहर आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी, आपकी नागरिकता नहीं रद्द होने वाली। लेकिन साथ में एक शर्त भी दिया गया है कि इसके साथ तुम्हें 6 साल से 6 ईयर से ज़्यादा आपको विदेश में नहीं रहना। अगर 6 साल से ज़्यादा रहें तो आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है, लेकिन उसके पहले पहले आके अपनी रिपोर्टिंग अगर भारत में कर देंगे अपने देश में, तब आपकी नागरिकता बच जाएगी। इसीलिए देखते हैं जिनका वीज़ा बनता है वो 3 साल का ही बनता है या 4 साल का बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो उसमें संविधान में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 8 में, यानी आर्टिकल 8 में, कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आप विदेशी भ्रमण करें या कहीं नौकरी करें या कुछ पढ़ाई करने जाएँ, लेकिन 6 साल के अंदर अंदर एक बार भारत में रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 8। फिर आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या क्या? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी भी देश में देख लो, अगर किसी 2 देश की अगर नागरिकता रख लो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वो अब इसीलिए कहते हैं भारत की जो नागरिकता है वो एकीकरण है, सॉरी एकहरी है। भारत की जो नागरिकता है एकहरी है, इसमें एक ही देश के लिए। कुछ लोग सोचते हैं एकहरी नागरिकता होती है कि अपने यहाँ की दूसरे यहाँ की, हर जगह की एकहरी नागरिकता ही होती है। बस भारत में क्या है कि आप राज्य की नागरिकता कोई नहीं ले सकते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी, उसके बाद भारत की भी नागरिकता थी। लेकिन जब जैसे जम्मू कश्मीर का 370 हट गया उसके बाद वहाँ भी ये नियम लागू हो गया कि एकहरी नागरिकता ही ले सकते हैं, यानी कि अपने देश की ही नागरिकता ले सकते हैं और किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं। नागरिक आप इंडियन ही रहेंगे, भारत के ही नागरिक रहेंगे। इसलिए कहा गया भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता होती है और स्टेट की भी नागरिकता, सेंटर की भी नागरिकता होती है। देश की और राज्य की दोनों नागरिकता होती है। लेकिन अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जम्मू कश्मीर में था, वो मामला सलट गया, उसका काम खत्म अब। फिर आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद 10 के बाद देशद्रोही कार्य करने पर नागरिकता रद्द। आपकी नागरिकता तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक आप कोई देशद्रोही काम ना करो या देश विद्रोही, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ या फिर कुछ ऐसा काम करो देश के हित में ना हो, तब तक आपकी नागरिकता नहीं ली जाएगी। आप कितना भी कुछ कर लो, किसी को गाली दे लो, किसी को अपशब्द बोल लो, वो चल जाएगा। लेकिन आप देश के हित की बात, अगर देश के अहित की बात अगर कर रहे हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तभी नागरिकता जाएगी जब आप देशद्रोही काम करेंगे। अदरवाइज आपकी अगर ऐसा होता ना तो जो सत्ता में दूसरे की नागरिकता ही हटा देता है। जो भारत का नागरिक नहीं, वो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता, इलेक्शन में आ ही नहीं सकता। तो ये सब सही किया गया कि अनुच्छेद 10 के तहत आपका जो देशद्रोही कार्य जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। फिर अनुच्छेद 11। अनुच्छेद क्या गया कि जो नागरिकता संबंधित बिल है वो संसद में गृह मंत्रालय पास करेगा। यानी जो नागरिकता में जितने भी संशोधन करना है या कुछ नया नियम लगाना है वो संसद बनाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। उसके लिए संसद में कानून बनाया जाएगा और ये कानून कौन मंत्रालय बनाए? गृह मंत्रालय अपने मंत्रिपरिषद से मिलके, मतलब कैबिनेट मंत्री, राजशाह मंत्री से मिलके अपना बनाए पूरा कि क्या कानून बना, क्या ये बनाना। तो हो गए 5 से 11। 5 नंबर क्या कहता है हमारा? 1950 में संविधान लागू होने से पहले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए थे, तो कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए, वो भारत आना चाहते थे, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वो भारत आए क्योंकि उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण करने पर या फिर आप विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए कहा गया 6 साल के अंदर अंदर आपको वापस आना भी पड़ेगा अपने देश, अदरवाइज नागरिकता आपकी छीन सकती है, यानी कि आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है। फिर दिया गया अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी भी देश में देख लो, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो एक देश की नागरिकता आपको त्यागना पड़ेगा। ये तो सभी सिंपल है। फिर अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 ये कहा गया कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देशद्रोही काम ना करो। ये अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 ये गया कि संसद जो कानून, नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाएगा वो संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा।
जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता पर कोई कानून बनाएगा तो संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगी? गृह मंत्रालय। जैसे इस समय अमित शाह है जो एनआरसी लेकर आए थे। एनआरसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उसको इसके बाद वाले वीडियो में समझा देंगे एनआरसी क्या है और कैसे कैसे उसका पालन किया जाएगा। फिर नागरिकता पर थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, नागरिकता का इतिहास क्या है। सबसे पहला नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था 1955 में पारित हुआ था। सबसे पहला नागरिकता अधिनियम बिल जो पारित हुआ था 1955 में पारित हुआ था। उसके बाद संशोधन इसमें बहुत किए गए, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में तो एनआरसी ही पूरा ले आया गया। एनआरसी 2019 में लेकर आया, ये पूरा बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो देखिए पहले क्या था, जन्म के आधार पर नागरिकता क्या दिया गया 1955 में जब ये अधिनियम आया तो उसमें कहा कि भारत में जिनका भी जन्म होगा वो भारत के नागरिक को कहीं से भी आए। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा कि पाकिस्तान से औरतें आती यहाँ लड़कियों को जन्म देती फिर वो भारत की नागरिकता ले लेते थे। तो इसलिए इनमें 1986 में संशोधन किया गया कि उसमें से माता या पिता में से कोई भारत का जरूर होना चाहिए, कोई एक भारत का होना चाहिए। 1955 जब नियम बना तो उसमें यह कहा गया जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कोई भी जन्म लिया भारत में वो भारत का नागरिक बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा मिसयूज करने लगे इसका। फिर उसके बाद भी दिया गया 1986 में संशोधन किया गया। इसमें 1986 में संशोधन करने के बाद कहा गया कि अगर माता और पिता में से कोई एक भी है तब वो भारत का नागरिकता मिल जाएगी उससे। उसके बाद फिर 2003 में संशोधन किया। 2003 में संशोधन किया गया कि माता और पिता दोनों भारत के होने चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लगा दिया गया वैलिड यानी कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत आना चाहिए। जैसे इसमें क्या था कि माता पिता किसी दूसरे काम से आए और वो भारत में रहने लगे और वहाँ पे उनका जो बच्चा हुआ उसको नागरिकता दिलवा दिए। लेकिन यहाँ पे बताया कि आप जिस डॉक्यूमेंट से आए हैं, मान लो आप व्यापार करने आए यहाँ पे या पढ़ाई करने आए, तो आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें दिया गया 2003 में आपको वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत दोनों को नागरिकता, अगर दोनों में से कोई भी एक है तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 2003 में संशोधन करके बताया गया। 1986 में संशोधन किया गया, उसमें कहा गया माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए भारत का। 2003 में कहा गया दोनों में से कोई एक हो, लेकिन उसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट यानी लीगल पर्सन हो कि यहाँ का क्या करने आया था और क्यों यहाँ पे रुका हुआ है। फिर दूसरा नागरिकता पाने की विधि क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यानी कि इसमें माता और पिता, पहले तो क्या किया गया था, इसमें पिता को ही प्रेफर किया गया था। कहा गया था कि अगर भारत के पिता हैं, उनके पिता अगर भारत के हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। बाद में इसमें बवाल बहुत हुआ तो 1992 में संशोधन किया गया। उसमें कहा गया माता प्लस पिता दोनों में से अगर कोई भी है तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। वंश के आधार पर नागरिकता, ये नागरिकता पाने की विधि है। पहली जन्म के आधार पर, दूसरी वंश के आधार पर, और तीसरी पंजीकरण पर। पंजीकरण में क्या कहा गया कि अगर आप भारत में 7 साल रह लिए हैं, भारत में आप 7 साल रह लिए हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उस फॉर्म को संसद में नागरिकता मतलब गृह मंत्रालय के पास जाएगा। वो अगर देखेंगे आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है तो हिसाब से आपको पंजीकरण के तहत आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये तीसरा मेथड है नागरिकता लेने के, भारत की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा देशीकरण। देशीकरण में कहा गया आप कला या विज्ञान में बहुत अच्छे हों, किसी भी देश से हैं, आप कला विज्ञान बहुत अच्छे हैं तथा भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा, भारत में कितनी भाषा है, 22 भाषा हैं, 22 भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार हो, अच्छे जानकार हो कि उसमें सब जानते हो। दूसरे कि आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा। आप 10 साल भारत में रह चुके हैं, कला तथा विज्ञान में किसी क्षेत्र में आपको अच्छा खासा पकड़ हो यानी अच्छा जानकार हो और भारतीय भाषा में से 22 भाषा में से किसी एक भाषा भी आप जानते हो, तब भी आपको देशीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी आपको पिछला रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, आपके तहत जो किया गया कार्य हो पिछला रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, तभी नागरिकता मिलेगी। फिर तो पांचवा आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब है कि अगर किसी विदेशी राज्य को मिला लिए तब आपको देना पड़े। इसी के तहत सिक्किम वालों को नागरिकता दे दी गई है। सिक्किम पहला एक स्वतंत्र देश था, फिर उसको भारत में मिलाया गया 16 मई 1975 को। तो तभी 16 मई 1975 को जब इसको मिलाया गया उसके बाद इसको नागरिकता भारत की दे दी गई 1975। उसके बाद इसको नागरिकता भारत की दे दी गई। ये था इसका कुछ इतिहास। ये 5 मेथड तो हो गए नागरिकता पाने के, लेकिन नागरिकता खोने की भी तो कुछ मेथड होंगी। तो वो 3 मेथड हैं। नंबर 1 त्याग है, त्याग। नंबर 2 है हमारा बर्खास्त, और नंबर 3 है वंचित। तो देखो ये 3 मेथड हैं। त्याग क्या हुआ,
त्याग मतलब कि अगर किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लिए तब आपको इस एक नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। नंबर 2 बर्खास्त। क्या बर्खास्त है कि अगर आप देशद्रोही, पागल वागल हो गए, तो अगर पागल भी हो गए तब भी आपको नागरिकता दे देनी है, मतलब नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी, नागरिकता आपकी रद्द हो जाएगी। वंचित। वंचित है अगर गलत कानून यानी फेक डॉक्यूमेंट से आप नागरिकता लिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि लीगल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए कि आप भारत आए क्यों थे। अगर आप उस समय कुछ बता दें कि हम 5 साल यहाँ रहे, 7 साल बता के आप नागरिकता ले ली, लेकिन बाद में जब पता चला कि हाँ आप 5 ही साल लेके नागरिकता लें, तब भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये 3 होते हैं नागरिकता त्यागने के। त्याग यानी कि आपको दूसरे देश की नागरिकता लें तब आपको एक नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। बर्खास्त यानी देशद्रोही काम किए या पागल हो गए तब भी आपको नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। फिर वंचित करना। वंचित करना यानी कि आप गलत कानून या फिर फेक डॉक्यूमेंट लेके आप नागरिकता ले लें तो आपको इस एक नागरिकता से भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। संविधान में जो नागरिकता लाया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये ब्रिटेन से लाया गया। भारत की जो नागरिकता प्रणाली है एकहारी नागरिकता प्रणाली है, यानी कि इसमें राज्य की नागरिकता कोई नहीं होती, सिर्फ जो नागरिकता होती है वो देश की नागरिकता होती है। आप राज्य के केवल निवासी होते हैं, नागरिक आप भारत के ही होते हैं। और इसमें पहला संशोधन किया गया था 1986 में। इसका पहला अधिनियम जो आया था 1955 में आया था। और प्राप्त करने की विधि आप देख रहे हैं 5 विधि: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर तथा अर्जित भूमि के आधार पर। और त्यागने क्या मतलब कि आपकी नागरिकता रद्द कब होगी? त्याग यानी कि कोई आप जैसे दूसरे देश की नागरिकता ले ली तब आपको एक नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। बर्खास्त यानी कि आप देशद्रोही काम किए तो यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद वंचित। वंचित मतलब यानी गलत कानून या फेक डॉक्यूमेंट से आप नागरिकता लें तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। कुल मिला के इसे और इसका जो इसमें से संशोधन होता है या फिर जितने भी नागरिकता बिल होते हैं अनुच्छेद 11 के तहत संसद में गृह मंत्रालय पारित करता है। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी ही NRC लेकर आए हैं। NRC इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समझा देंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है उसमें अगर आप नहीं देखें तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसमें पार्ट 1 का अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। अब इसमें बता दें 5 से लेकर 6 तक। अब हमारा आता है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा है मौलिक अधिकार। उसमें बताया गया है 12 से लेकर 35 तक। उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ तक हमारा 11 तक कंप्लीट है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।